देश की सियासत में नए मुद्दे पर गर्माहट है। ये मुद्दा इतिहास से जुड़ा हुआ है। मुगल सम्राट अच्छा था या बुरा, इस पर सियासत दो भाग है। बात एक मुगल सम्राट की है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई सनातनी बनाम सनातन विरोधी की हो गई। दरअसल हाल ही में एक फिल्म आई है छावा, जिसमें औरंगजेब की मराठा नायक संभाजी महाराज और हिंदुओं के साथ की गई क्रूरता दिखाई गई। ये फिल्म कुछ राजनेताओं को रास नहीं आई। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को नेक इंसान बताया, तो कांग्रेस और दूसरे दलों के नेता भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। किसी ने औरंगजेब को ईमान का पुतला कहा, तो कोई बोला अत्याचारी तो हिंदू राजा भी थे। तो फिर बदनाम अकेले औरंगजेब को क्यों किया जा रहा है? भाजपा, शिवसेना समेत कई दल इस पर आग बबूला है। इनका आरोप है कि मुस्लिम वोटों के लालच में घोर अत्याचारी का महिमा मंडन और सनातन का अपमान हो रहा है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। क्या बात करते हैं? गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। राजा लोग क्या बड़े राजा छोटे राजा को नहीं मारते थे, नहीं करते थे, संपत्ति नहीं हड़प लेते थे। केवल ये टारगेट करना गलत बात है। बहुत सारे हिंदू राजा भी क्रूर हुए, मुस्लिम भी क्रूर हुए और भी अंग्रेज भी क्रूर थे। तो क्या केवल औरंगजेब की ही बात क्यों? अबू आदमी ने कोई गलत नहीं कहा। सबसे ज्यादा मंत्री उनके राज में, उनके उसमें हिंदू थे, उनका सेनापति हिंदू था। औरंगजेब को उस चश्मे से देखने की जरूरत जो इस चश्मे से आप दिखा रहे हैं वो इतिहास के अंदर नहीं है, वो आपका गढ़ा हुआ इतिहास। इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है कि ये अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। छावा फिल्म से उठे विवाद पर मध्य प्रदेश की सियासत में भी गर्माहट है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने छावा फिल्म को टैक्स फ्री किया है। अबू आजमी और इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं के औरंगजेब की तारीफ को बीजेपी इनका सनातन विरोधी नजरिया करार दे रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जो भी सनातन का विरोध और अपमान करेगा, कांग्रेस उसके साथ होगी। ये कांग्रेस हमेशा करती आई है। उधर अबू आजमी के बयान के समर्थन पर चौतरफा खिंचाई के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता इस मामले में खुलकर बोलने से बच रहे हैं। आजादी के बाद पूरी 65 वर्ष जिस प्रकार की शिक्षा नीति कांग्रेस के संरक्षण में पूरे देश में पढ़ाई लिखाई गई, एक अबू आजमी नहीं है दोषी, उसकी मानसिकता, ये पूरी कांग्रेस की दोषी मानसिकता, कुत्सित मानसिकता, इस देश की एकता अखंडता को तोड़ने की मानसिकता और राष्ट्रवादी पीढ़ी तैयार ही ना हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने में कांग्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये राम का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है, ये शिवाजी और महाराणा प्रताप का देश है। इसलिए ऐसे अबू आजमी या कोई भी आजमी हो, ऐसे लोगों को इस देश की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे आताताई जिन्होंने इस देश की संस्कृति से लेकर के भारत के मान बिंदुओं पर आक्रमण किया, उनकी प्रशंसा करने वालों को जवाब देश की जनता देती रही है और देश की जनता फिर देगी। कहाँ गए राहुल गांधी, कहाँ गए प्रियंका गांधी? क्या वो औरंगजेब को महान मानते हैं? और यही इनकी भावना है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी औरंगजेब को महान बताते रहे थे। कांग्रेस पार्टी और इस देश की नीड है कि भविष्य की बातें करें, आपके बच्चों का भविष्य सवार है, उसके लिए आधुनिक भारत की बात करें, भविष्य के भारत की बात करें, प्राचीन भारत की जो सभ्यता, जो संपन्नता, जो दुनिया और देश को उनने रास्ता दिखाया, उसकी बातें करें। ये मीडिया के भावना में आके भारतीय जनता पार्टी की जो टैक्टिस है, इसको बेनकाब नहीं करेंगे तो देश एक दिन मतलब देश के लिए ठीक नहीं है। सनातन का समर्थन और सनातन का विरोध, देश की सियासत दशकों से इसी पर केंद्रित रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, सीएए जैसे कदमों को बीजेपी सनातन उत्थान से जोड़ती रही, तो इन्हीं के विरोध सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहने पर इंडी गठबंधन निशाने पर रहा है। औरंगजेब की तारीफ वाले बयानों ने सनातनी बनाम गैर सनातनी सियासत को नया रंग दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। औरंग पर राजनीतिक रंग,
मुगल शासकों के नाम पर देश की सियासत में इन दिनों महाभारत छिड़ी हुई है। ये तो लंबे समय से छिड़ी हुई जंग है, लेकिन इस अभी ताजा हवा मिली फिल्म छावा से, जिसमें बताया गया कि छत्रपति संभाजी महाराज और हिंदुओं पर किस तरह से क्रूरता कर औरंगजेब ने मारा। इसी पर मुस्लिमों के लिए प्यार और नफरत की जंग छिड़ी। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन कर दिया। उसके समर्थन में फिर कई और बयान सामने आ गए, जो कि हमने आपको रिपोर्ट में सुनाए। और फिर से विपक्ष सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गया। एक बार फिर सनातन प्रेमियों और विरोधी की सियासत को नया रंग चढ़ गया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई इतिहास में मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन हुआ है और हमारे महापुरुषों को कमतर आका गया है? और क्या वोट बैंक के लिए इस तरह की सियासत हो रही है? चर्चा आज इसी पर। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। औरंगजेब पर क्यों राजनीति के अलग अलग रंग? किस मानसिकता के तहत अत्याचारी औरंगजेब का समर्थन? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए औरंगजेब जैसे अत्याचारी को बताया जा रहा सही? सनातन को लेकर बार बार कटघरे में क्यों आ जाती है कांग्रेस? इन्हीं तमाम मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। गुंजन जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी कि फिल्म छावा से एक बार फिर इस जंग को नई हवा मिल गई है, लेकिन आपको तो फिर मौका मिल गया है सनातन विरोधी विपक्ष को बताने का और मुस्लिम और मुगलों पर आक्रामक होने का। मूवी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे गौरवशाली देश के उस गौरवशाली इतिहास की बात कर रहे हैं। और रही बात इसकी कि मौका हमें मिल जाए, ये मौका हमें नहीं मिला, ये कांग्रेस मौका देती है बार बार जनता जनार्दन को ये बताने की कि चंद वोट बैंक के लिए कांग्रेस के नेता कितना नीचे गिर सकते हैं। ये देश भारत, अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर विकास के काम भी किए हैं, यहाँ पे संस्कार को भी संभाले रखा है, इसकी संस्कृति को भी संभाले रखा, उसके सनातन के लिए भी काम कर रहे हैं, उसके धरोहर के लिए भी काम कर रहे हैं और उसकी विरासत को भी संभाले रखा है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एक है कि हमारे भारत का जो इतिहास है, हमारे भारत का अगर डंका पूरी दुनिया के आगे बजता है उसके सनातन का, तो उसको गौरव से आगे बढ़ाना है, उसे बदलना है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, वो तो औरंगजेब जैसे कोई परिभाषा नहीं है। औरंगजेब का महिमा मंडल तो करेंगे ना, जैसे प्रभु श्री राम काल्पनिक दिखते हैं, उन्हें तो औरंगजेब जरूर दिखेंगे। जिन्हें आप बताएं सनातन जैसे डेंगू मलेरिया दिखता है तो वो क्या टिप्पणी करेंगे? औरंगजेब पे आज जब सवाल खड़े किए तो उन्होंने इस मूवी पे सवाल खड़े कर दिए। आप बताएं, क्या औरंगजेब का इतिहास तो आप और हम सब जानते हैं? क्या संभाजी महाराज का इतिहास आप और हम सब जानते हैं? लेकिन अब जानेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भारत में जो हीरोज हैं उन्हें हीरो दिखाएंगे और जो हीरो नहीं है उन्हें हीरो की तरह परिभाषित नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हम एकता और अखंडता की बात करते हैं। यहाँ पे हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे। अगर औरंगजेब ना हो कि कोई और धर्म का व्यक्ति होता और अगर उसने अत्याचार किया होता तो उसके भी खिलाफ खड़े रहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ धर्म के नाम पे राजनीति, विभाजन की राजनीति, नफरत की राजनीति अगर कोई करता आ रहा है इस देश में तो वो कांग्रेस के नेता करते आ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए औरंगजेब जैसे अत्याचारी को सही बताया जा रहा है। रितेश सिंह, तुष्टीकरण की राजनीति वोट बैंक के लिए। जनता पार्टी एक इंटरटेनमेंट की पार्टी है और उन्हें सिर्फ इंटरटेनमेंट ही पसंद है। जैसा कि इन लोग अभी बात कर रहे थे कुंजन जी, अगर अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ के आए वो, तो भारतीय जनता पार्टी अगर डिक्शनरी से आप पाकिस्तान, मुस्लिम और ये सारे शब्दों को हटा दिया जाए तो डिक्शनरी पूरी की पूरी खाली है। कोई उनकी एक डिबेट या धर्म के पाकिस्तान को गालियां दिए पूरी हो ही नहीं सकती है। मैं कहता हूँ दोषी कौन था कौन नहीं था, पर आज की जितनी समस्याएं हमारी हैं, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई,
मैं भारतीय जनता पार्टी के काबिल नेताओं से उम्मीद करूंगा कि जितना ध्यान वो पिक्चरों के एंटरटेनमेंट पे लगाते हैं, पिक्चरों के प्रमोशन में लगाते हैं, जितना फोकस आपके नेता भी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं ना रितेश जी, आपके नेता भी समर्थन कर रहे हैं अबू आजमी के बयान का। सवाल तो पूछे जाएंगे ना रितेश जी। हम किसी जीतू पटवारी जी का हम आज की समस्याओं। रितेश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा आपको संपर्क करेंगे, दोबारा लौटूंगी, अपनी बात रखिएगा। रमेश जी का रुख कर लेती हूँ मैं। रमेश जी, औरंगजेब पर क्यों राजनीति के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं? हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है कि इस तरह की जब चर्चाएं हो रही हो, बार बार इतिहास पर सवाल उठना, और फिर सवाल ये भी उठता है कि वाकई में छेड़छाड़ हुई है, महिमा मंडन हुआ है आक्रांताओं का, मुस्लिम आक्रांताओं का, जिन्होंने अत्याचार किया। और औरंगजेब की बात करें या अकबर की बात करें, इनके तो लिखे हुए जो किताबें हैं उनमें साफ साफ लिखा है कि कितने क्रूर थे, इन्होंने क्या क्या किया हिंदुस्तान में आकर। उसके बाद फिर इस तरह के बयान हम सुनते हैं सियासतदानों के, और उस पर जो राजनीति होती है सिर्फ वोट बैंक के लिए। देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि औरंगजेब अकेला मुगल शासक नहीं था। बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक इतने मुगल शासक हुए हैं। बहादुर शाह जफर की कोई आलोचना नहीं करता, फिरोज शाह की कोई आलोचना नहीं करता, शाह आलम की कोई आलोचना नहीं करता, अकबर की भी उतनी आलोचना नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आलोचना होती है वो औरंगजेब की आलोचना होती है। और ये जो लिखा है उनके बारे में, एक मोहम्मद साफी लेखक हुए हैं, उनके दरबारी रहे हैं, उन्होंने मासरे आलमगीरी पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में अगर 1 मिनट के लिए हम ये निकाल भी दें कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की किस तरीके से रात भर ठंड में पकड़कर पटक करके 4 बच्चों के प्राण दिए, और किस तरीके से उनकी जो दादी थी उनके प्राण लिए, या किस तरीके से संभाजी के प्राण लिए, या किस तरीके से पूरे के पूरे परिवार को पीसा है कोलू के अंदर। अगर हम इन घटनाओं को हटा दें, उन्होंने जो फतवा जारी किया था कि सारे के सारे मंदिर तोड़ने का, उसको भी हटा दें। आप कल्पना कर सकते हैं एक व्यक्ति का जो अपने पिता को कैद में रखता है, अपने 3 भाइयों को मार डालता है, और तीनों को धोखे से मारा, और एक भाई को तो उसने हाथी, खुजली वाले हाथी पर बैठा करके दिल्ली में घुमाया, और कीचड़ फेंके गए, मैले फेंके गए, और उसका सिर काट करके पिता को तोहफे में कपड़ा ढक करके तोहफे में भेजा गया। तो बाप को अगर बेटे का सिर कोई तोहफे में भेजता है, अपनी बेटी को जिसने कैद में डाला हो, तो उस शासक के बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन कई बार आश्चर्य ऐसा होता है, राजनीति अपनी जगह होती है और राष्ट्रनीति अपनी जगह होती है। इतिहास में कुछ अच्छे लोग हुए हैं, कुछ खराब लोग हुए हैं, लेकिन अगर खराब लोगों के समर्थन में पूरी राजनीति आकर के खड़ी हो जाए तो बहुत आश्चर्य होता है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि इतिहास में अगर कुछ लोगों को अच्छा मानते हैं तो उनको मानते रहें, अपने घर में तस्वीर लगाएं, उसको माला डालें। कुछ बुरा मानते हैं तो वो उसको मानते रहें, लेकिन कम से कम राजनीति में इस तरह की बात ना आए। और जो क्रूरतम लोग थे, जो अपने पिता को जेल में डालते हैं, भाइयों को मारते हैं, बेटी को कैद में डालते हैं, कितना कष्ट दिया है अपनी बहन जहां आरा को औरंगजेब ने, वो सब इतिहास में दर्ज है। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को महिमा मंडित ना किया जाए तो ज्यादा ही अच्छा होगा। जी रितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरी आवाज मिल रही है रितेश जी? रितेश जी मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, और संपर्क करेंगे दोबारा। कुंजन जी का रुख करूंगी कि इस पर इस तरह की सियासत ठीक बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये माहौल खराब करने का काम करती है। और विपक्ष बीजेपी पर यही आरोप लगाता है कि सनातन का ठेका सिर्फ आपने नहीं लिया है। शिष्टा जी, हम कहाँ कहते हैं कि हमने लिया, हम तो कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा सनातन का प्रचार प्रसार करें ना। हमने कब रोका है कांग्रेस के नेताओं को, लेकिन कांग्रेस को प्रचार प्रसार करते हैं वो, लेकिन आतंकवादियों का करते हैं। उदाहरण बताते हैं, दिग्विजय सिंह जी आतंकवादियों को जी कह के संबोधन देते हैं। आप बताएं कि जो आप पीएफआई का कभी समर्थन करते हैं, जो कभी आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जिस खड़गे जी का उदाहरण दूंगे, उन्होंने कुंभ मेला के लिए जिस तरह उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की कि कुंभ मेले से क्या गरीबी मिटेगी, किसी और धर्म पे क्यों नहीं कर पाते ये? क्या इनकी हिम्मत होगी किसी और धर्म पे टिप्पणी करने की, किसी और धर्म के रिलीजियस आयोजन पे टिप्पणी करने की? क्या पहुंच गए राहुल गांधी जी गंगा नहाने?
कहाँ गए इनका सनातन प्रेम? ये सनातन प्रेम इनका जागता है, सिर्फ चुनाव से पहले मत्था टेकते नजर आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते से ही आपने और हम सबने देखा किस तरह भारत को विदेश की धरती पर ये बदनाम करते नजर आते हैं। अनगिनत उदाहरण है जहां इन्होंने सनातन को अपमानित किया है। हमारे भगवान रितेश जी जुड़ गए हमारे साथ में, जवाब ले लेते हैं रितेश जी से कि आप सनातन का अपमान करने का काम करते हैं, करने से क्यों आपके नेता इस तरह का बयान देते, सनातन विरोधी बयान देते हैं, या मुगलों के ये जो औरंगजेब को लेकर ये बयान आए हैं कांग्रेस नेताओं के भी, क्यों इस तरह के बयान, क्यों नहीं कहते कि औरंगजेब क्रूर था? कृष्णा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी बहन गुंजन चौकसे जी को जवाब देना चाह रही हूँ। जिस कुंभ के बारे में चीख चीख कर बोल रहे हैं, उस कुंभ के बारे में इनकी ही सरकार की कई एजेंसियों ने सवाल खड़े किए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड पर सनातन की बात करें, सनातन के सबसे बड़े पर्व को इन्होंने मौत का पर्व बना डाला है। हजारों लाशों को, कफनों को इन्होंने सिक्योरिटी के अंदर दबा के रखा है, जनता के सामने सच आने से रोका है। और रही बात सनातन की, तो सर्व धर्म समावेश की जो बात करता है वो है सनातन। वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करता है वो है सनातन। सभी को अपने अंदर समाहित करने की बात जो करता है वो है सनातन। सनातन के बारे में अगर ये पढ़ना शुरू करेंगे तो इन्हें विश्वास हो जाएगा कि इनके मन में किसी के प्रति राग, द्वेष या बैर की भावना को जो पूरी तरह से खत्म कर दे वो सनातन है। सनातन और हिंदू इतना विशाल का है कि उसके लिए कोई भी ऐसी तरह उसकी छतरी के नीचे विश्व की सारी संस्कृतियां पल सकती है, पोषित हो सकती है। सबका संरक्षक है हिंदुत्व, सबका संरक्षक है सनातन। ये उसको जान नहीं पा रहे। जिस दिन कृष्णा जी ये मार्केटिंग वाला हिंदुत्व छोड़ के वास्तविकता में अगर हिंदुत्व को अपना लेंगे, इनके मन से सभी के प्रति भेद पैर खत्म हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का एक शब्द कोट करना चाहूंगा कि गीता, आप सुनिए गुंजन बहन जी, आप सुनिए मेरी बात। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा रितेश जी। औरंगजेब का जो महिमा मंडन हो रहा है उस पर भी बयान दे दीजिए, उस पर भी कुछ कह दीजिए कि हाँ वो क्रूर था, आक्रांता था, उसने किस तरह की क्रूरता की है हिंदुस्तान में आकर और क्या क्या किया है। कृष्णा जी, ये सारे विषय इतिहासकारों के विषय है। जिसने जो उस समय में क्रूरता की होगी, उस समय के कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी क्रूर शासक का समर्थन नहीं करती। हम प्योर सनातनवादी, प्योर हिंदुत्ववादी, सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर चलते हैं। जीतू पटवारी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हमें आज की समस्याओं से लड़ना है, न कि इंटरटेन की समस्याओं से लड़ना है। इंटरटेन नहीं है, इतिहास हिस्ट्री है। एनसीईआरटी की किताबों में हम पढ़ते आए हैं, हिस्ट्री है ये। रमेश जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझा। इस पर रमेश जी की मैं प्रतिक्रिया लूंगी। ये हिस्ट्री है, हमारे देश का इतिहास है और हम आज भी पढ़ रहे हैं रमेश जी। और अगर गलत पढ़ाया जा रहा है तो ये फिर जिम्मेदारी बनती है कि कई दशकों तक कांग्रेस का भी शासनकाल रहा है देश में। नहीं, निश्चित रूप से इतिहास के कुछ सच तो पीढ़ी के सामने आना ही चाहिए। कुछ सच तो पीढ़ी के सामने आना ही चाहिए। अगर इतिहास के सच सामने नहीं होंगे तो हम भविष्य की रचना कैसे कर सकते हैं, कैसे हम सावधानियां उठा सकते हैं। इसलिए इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ मुगल शासक अच्छे भी हुए हैं, मैंने नाम गिनाया। शाह आलम अच्छे शासक थे, फिरोज शाह अच्छे शासक थे, बहादुर शाह जफर अच्छे शासक थे, लेकिन औरंगजेब वाकई सबसे क्रूर शासक था। उसने जो आदेश निकाला, 3000 तो मंदिर तोड़े गए। और जब बनारस का जब हमला किया, आप कल्पना कर सकते हैं क्या रणनीति अपनाई। ये 1965 का गजेटियर है बनारस का, जिसमें सारा उल्लेख आया है। उन्होंने आसपास के मंदिर तोड़े, आसपास के मंदिर तोड़े तो मंदिरों से जुड़े हुए सारे पुजारी और ब्राह्मण सारे के सारे बनारस चले गए। और जब सारे के सारे वहां इकट्ठे हो गए तब उसने हमला किया, और हमला करके लाखों उसने लोगों को नरसंहार किया। गंगा जी का पानी लाल हो गया था। ये कोई भाजपा वालों की किताब में नहीं लिखा हुआ, ये 1965 में कांग्रेस की सरकार थी, बनारस के गजेटियर में लिखा हुआ है, जो वहां पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के जो व्यक्ति जिसके बारे में दुष्टता माना जाता है उसकी प्रशंसा क्यों करना। बाकी लोगों की आप प्रशंसा कर लीजिए। उसमें बहादुर शाह जफर को सब नमन करते हैं, मैं भी नमन करता हूं, बहादुर शाह जफर के चरणों में नमन करता हूं। तो जो अच्छे शासक हुए हैं उनकी प्रशंसा करिए। दुष्ट लोग आइडियल क्यों रहेंगे? दुष्ट लोग, अगर दुष्टों को आप आइडियल बनाएंगे तो समाज की पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा। तो मोटे तौर पर यदि हमको सद्भाव की बात करना है,
यदि हमको संपूर्ण लोगों को कुटुंब के रूप में मान कर चलना है तो ऐसे लोगों को तो किनारे ही करना होगा जिन्होंने एक तरफा नरसंहार किया है, एक तरफा हिंसा किया है, एक तरफा लूट की है। कितने लोगों को उसने पकड़ करके, कितनी महिलाओं और बच्चों को पकड़ करके गुलामों की बाजार में भेजा है। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों को हमको ध्यान रखना, दुष्ट को महिमा मंडित नहीं करना, जो भले लोग हुए हैं उनकी सदैव प्रशंसा करना। जी रितेश जी। पिस्ता जी, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की गुंजन चौकसी से पूछना चाहता हूं कि मुझे ऐसी एनसीईआरटी की एक किताब दिखी जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो महान शासक था। क्या ये ऐसी किसी किताब को कोट करना चाहेंगी? और पिस्ता जी, दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसी किताब है भी, अगर एक मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए रितेश जी। गुंजन जी से मेरा सवाल है कि एक एनसीईआरटी की बुक को यहाँ पे वो मेंशन कर दें जिसमें औरंगजेब की महानता का वर्णन किया गया हो। मुझे बताने का कष्ट करें जरा, मैं भी वो किताब को देखूं कि ऐसी कौन सी किताब का रेफरेंस बता रहे हैं। बाकी पिक्चरों को लेके आप एंटरटेन करना और बैठकों के माध्यम से देश की मूल समस्याओं का ध्यान भटकाना तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कायाकल्प, पुराना सिगुफा रहा है। आज भी उसी पे काम कर रहे हैं। पिक्चरों को टैक्स फ्री करना, नौटंकियां करना, इवेंट मैनेजमेंट करना, पर ऐसी किसी किताब का वर्णन करें लाइव डिबेट में जिसमें देश की जनता को पता चले कांग्रेस ने औरंगजेब को महिमा मंडित करने का काम किया है। जरा बताएं गुंजन जी, ऐसी कोई किताब के बयान का समर्थन करते हैं। यूबीटी, शिवसेना का यूबीटी गुट, वो तक इसके खिलाफ है। सहयोगी दल है ना इंडी गठबंधन के, वो तक इसके खिलाफ कह रहा है कि आप नीतियों के खिलाफ हो जाइए, बीजेपी की अनुचित योजनाओं के खिलाफ हो जाइए। कांग्रेस के स्पोक पर्सन के रूप में बैठा हूं। आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कांग्रेस स्टेटमेंट, नॉट फॉर द अदर पीपल स्टेटमेंट। तो आप मुझे बताइए ऐसी बुक जिसका डायलॉग आप यहाँ पे डिलीवर कर सके। आप, मैं किसी और की वो बात नहीं कर सकता। कांग्रेस के जीतू पटवारी जी ने साफ साफ कहा है औरंगजेब हमारा विषय वस्तु नहीं है, हमारी विषय वस्तु आज की प्रदेश की समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं। और मैंने गुंजन जी से पूछा कि ऐसी एक किताब एनसीईआरटी की बताएं, अभी भी बता दीजिए। आप नहीं बता पाई, बताइए जरा कौन सी ऐसी किताब है, जरा बताइए गुंजन जी। रितेश जी, मुद्दा किताबों से छोड़िए, आपसे मैं पूछती हूँ, आप बोल दीजिए। सुन लिया पिस्ता जी आपने, आप बोल के तो दिखाइए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने औरंगजेब को नेक इंसान बताया। सिर्फ पानी पी कर कांग्रेस को कोसना। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने औरंगजेब को नेक इंसान बताया। कांग्रेस नेता राशिद तलवी ने भी औरंगजेब की सराहना की। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी अबू आजमी के बयान का मैंने अभी मेरा पहला सवाल था, अभी मेरा आपसे पहला सवाल था कि ऐसी कोई उसका भी जवाब ले, उसका भी जवाब ले। उस बुक का मेरे को जवाब दीजिए। ऐसी कौन सी बुक है जिसमें कांग्रेस ने महिमा मंडित करने का काम? हम शिवाजी को महान मानते हैं, हम राणा को महान मानते हैं, हम राणा सांगा को महान। आप बताइए किस किताब में औरंगजेब को कांग्रेस पार्टी ने प्रमोट किया है? एनसीईआरटी की ऐसी कौन सी किताब है, ऐसी कौन सा पेज है उस नंबर का जहाँ पे औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया? आपके नेता तो समर्थन करते हैं ना, मैं तो नाम बता रही हूँ। इस बार की बात मेरे को, मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं तो नाम बता रही हूँ। ये कांग्रेस सांसद है ना इमरान मसूद, ये कांग्रेस नेता है ना राशिद तलवी, कांग्रेस नेता है ना उदित राज, ये औरंगजेब के ये अबू आजमी के बयान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? फिर आप कहेंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। मेरा सवाल दोनों ही राजनीतिक दलों से है कि आखिर इस तरह की चर्चाएं या सियासी रंग से वोट बैंक के लिए क्यों? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसे किसी क्रूर शासक को प्रोत्साहित करने का काम किसी भी किताब के या किसी भी लिटरेचर के माध्यम से नहीं किया है। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं और आपके पास ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं जिसके माध्यम से आप कांग्रेस का जो सिलेबस रहा है, कांग्रेस ने जिन चीजों को प्रमोट किया, आप मिथ्या आरोप लगा सके। गुंजन जी, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे रितेश जी। मैं कांग्रेस नेताओं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद क्यों समर्थन कर रहे हैं? मैंने अभी जीतू पटवारी जी का भी आपने स्टेटमेंट सुना, मैं उनका भी, हमने सबके, हमारी रिपोर्ट में रितेश जी हमने सबके स्टेटमेंट सुनाए हैं, सबके स्टेटमेंट सुनाए हैं, चाहे वो सपा के हो, चाहे वो कांग्रेस सांसद हो या कांग्रेस नेता हो या पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो, सबके कमेंट सुनाए हैं। हाँ, तो मैंने सुना ना, जीतू जी ने कहा साफ शब्दों में, हम देश की आज की समस्याओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। अपने अपने समय में कुछ क्रूर शासक रहे होंगे, कुछ अच्छे शासक रहे होंगे, जैसा कि रमेश जी बता रहे हैं। हम अच्छे शासकों का सम्मान करते हैं, क्रूर शासकों की हम भत्सना भी करते हैं, परंतु देश के समस्या में डिबेट आज होनी चाहिए बेरोजगारी पे, गरीबी पर,
महंगाई पर, इन सब विषयों पर डिबेट होनी चाहिए। एक पिक्चर को डिबेट बनाकर देश की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाना भारतीय जनता पार्टी की रीति और आपके नीति सहयोगी रही है। दल के मैं नेता आपके उधर चैनल के विधानसभा माध्यम से में कहते हैं ना, कहना पहली चाहता बार हूं के कि विधायक है सपा अबू आजमी, सपा विधायक, वही तो विधानसभा में कह रहे हैं ना, अबू राजस्थान आजमी की कांग्रेस विधानसभा के में अकबर विधायक की हैं। चर्चा हो रही है, तो प्रीसिता विधानसभा जी- में होनी चाहिए ना चर्चा जनता के मुद्दों की। प्रीसिता क्यों ये जी चर्चाएं हो रही है? क्यों चैनल के माध्यम से चर्चा? प्रीसिता जी, क्या चैनल के माध्यम से इन सब विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये देश की आज की समस्या बिल्कुल संवेदनशील बिल्कुल होनी समस्याएं नहीं चाहिए, है। तो करिए ना, विपक्ष के होने के नाते आपके। चलिए ठीक है, गुंजन जी की प्रतिक्रिया प्रीसिता लेते जी, हैं। अबू आजमी जी कांग्रेस के विधायक नहीं है, वो सपा के विधायक है, और इस सबसे तरह के किसी भी दुखद है कि स्टेटमेंट से बार-बार कांग्रेस अपना की प्रवक्ता समर्थन कहते नहीं हैं कांग्रेस देते हैं। मैं नहीं, आपको स्पष्ट कांग्रेस रूप के से किसी कहना शीर्ष चाहता नेता का, हूं। ये कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, इन लोगों ने समर्थन किया है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। गुंजन जी, उसके बाद रमेश जी का रुख करेंगे। देखिए, बहुत दुखद है जिस तरह कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार एक ही रट्टा लगा के बैठे हुए हैं कि हम मूल समस्या पे बात नहीं करते। तो इन्हें क्या हमारे भारत का इतिहास समस्या नहीं मैंने भी तो सनातन की परिभाषा बताई, अगर ध्यान सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की भावना जहां से चलती है वो है सनातन। गुंजन जी, आप सनातन को पहले पढ़कर आइए। मैंने एक सवाल किया, उसका तो आप जवाब दे नहीं पाएंगे। ठीक है, समय की कमी। आखिरी प्रतिक्रिया रमेश जी भी चर्चा को समाप्त करूंगी। ये 2025 हम AI बेकदम रख चुके हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहां पर हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये वाकई स्वतंत्रता को 77 वर्ष हो गए, और स्वतंत्रता को 77 वर्ष में निश्चित रूप से जो अब आने वाले समय में जो चुनौतियां आने वाली हैं, उन चुनौतियों पर चर्चा की जानी चाहिए। इतिहास से सबक तो लिया जाना चाहिए, लेकिन इतिहास को इतना ज्यादा कि सारा काम छोड़ करके इतिहास के विषयों पर ही बातचीत कर रहे हैं, मैं समझता हूं इस पर बचना चाहिए। और खासतौर से उन नेताओं को जो एक छोड़ देते हैं, फुलझड़ी छोड़ दी और फिर सारे के सारे उसके पीछे लग गए। तो मैं समझता हूं विपक्ष के लोगों को भी अपने साथियों में, मान लीजिए अबू आजमी ने कहा भी था, तो पहले अबू आजमी ने शुरुआत में अपना कथन वापस भी ले लिया था। तो मैं समझता हूं उसके बाद इसको विराम लगना था, अलग से बैठ करके उनको समझाना था। लेकिन उसके बाद समर्थन में लगातार वक्तव्य आने लगे तो अबू आजमी फिर से आकर के खड़े हो गए। तो मोटे तौर पर इन सब चीजों पर राजनेताओं को खुद सोचना चाहिए। 77 वर्ष बाद भारत की समस्या और वोट बैंक की सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज कई समस्या, कई मुद्दे जनता से जुड़े या देश के विकास से, जिन पर चर्चा होना बिल्कुल जरूरी है। रही बात इतिहास की, अगर कुछ गलत है, छेड़छाड़ हुई है, कुछ गलत बताया गया है, महिमा मंडन हुआ है इस तरह के मुगल शासकों का, तो उसको रोककर जो असलियत है देश के सामने वो भी आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखना होगा कि इस पर जो सियासत हो रही है वो आगे कहां जाकर रुकती है, क्योंकि अभी तो कहीं इसका अंत नजर नहीं आ रहा है। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।